हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम अपने पार्ट 1 को ही प्रोसीड करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कमीशंस की, उसके बाद जोनल काउंसिल्स देखेंगे कि जब स्टेट्स को बना रहे थे हम, डिवीज़न तो हमारे पास थी पहले से ही, ए बी सी डी। ब्रिटिश प्रोविंसेस आ गए आपके ए में, बी में आपने देखा प्रिंसली स्टेट्स को, सी में आ गए चीफ कमिश्नर स्टेट्स और डी में आ गई हमारी यूटी। अब क्या हो रहा था उसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, जो आज का आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना को भी अगर जोड़ दें उस टाइम के हिसाब से, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और ये डिमांड कर रहे थे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे एक नया स्टेट डिक्लेयर कर दो। क्यों? आंध्र प्रदेश के नीचे जो लोग रहा करते थे वो तमिल बोला करते थे और आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोला करते थे। लैंग्वेज बैरियर आ रहा था दोनों के बीच में, और इस बैरियर की वजह से ये लोग अपनी डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रख पाते थे। इन्हीं रीजंस की वजह से आंध्र प्रदेश ने डिमांड करी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें एक नई स्टेट बना दिया जाए। तो सबसे पहले जो एक कमीशन बैठता है वो था आपका एस.के. धर कमीशन। एस.के. धर कमीशन के तहत बोला गया कि नहीं, स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बन सकते। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। ये ख़त्म हुआ, ये 1948 में आया था एस.के. धर कमीशन। अब दोबारा से प्रोटेस्ट रेज हुआ और इस बार बना जे.वी.पी. कमीशन। अब ये जो जे.वी.पी. कमेटी थी या कमीशन था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें जे से, वल्लभ भाई पटेल थे और साथ में पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये तीनों लोग बैठते हैं देखने के लिए कि क्या स्टेट को हम लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं। बिकॉज दिक्कत क्या थी, इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। कल को सभी ने खड़े हो जाना था कि हमारी भी लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बना दी जाए। तब तो वो दोबारा से वैसे ही 500 जो कितनी थी 552 प्रिंसली स्टेट्स थी उतनी ही बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो वो दिक्कत ना है, इसी वजह से जे.बी.पी. कमेटी ने भी बोल दिया, विच केम इन ईयर 1948-49, इन्होंने भी मना कर दी कि नहीं जी, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, एक कांग्रेस के ही लीडर हुआ करते थे, नाम था पोटी श्रीरामलू। पोती श्रीरामलू जो थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पर साथ में दिक्कत क्या हुई कि पोटी श्रीरामलू जो थे उन्होंने कर दी हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक गई उनकी 52 डेज के लिए और ईयर है यहाँ पे 1952 और इनकी हो जाती है डेथ बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक। लोगों में एजिटेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, आक्रोश बहुत आता है और फाइनली एक जो स्टेट थी आंध्र प्रदेश की, उसकी जो डिमांड थी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। फिर जब स्ट्राइक वगैरह हुई तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कर ही दिया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे। पर लोग बोले कि ऐसे कैसे, आपने बस बोल दिया कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे हम आंध्र प्रदेश को फॉर्म करते हैं, तो इसके लिए एक आप प्रॉपर अमेंडमेंट निकालो। तो इसी के लिए फिर बिठाया गया फजल कमीशन, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन आता है 1953 में। 3 मेंबर का ये कमीशन था। 3 मेंबर कौन कौन बैठे थे? एक तो खुद फजल अली थे जो कि फजल अली को असिस्ट कर रहे थे, साथ में एक थे के एम पनीकर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरो। तो इन तीनों लोगों ने मिलके एक कमीशन बनाया, दैट इज़ फजल अली कमीशन, जिसके तहत बोल दिया गया कि यस, जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बन सकती है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, दैट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलनी चाहिए, फाइनेंसिस ठीक से बैलेंस में यूज़ करने हैं और इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। कल्चर और लिंग्विस्टिक, जो भी कल्चर और लैंग्वेजेस आपकी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सबको आपने इक्वली इंटीग्रेट करना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स दे दिए फजल अली कमीशन ने और फाइनली आंध्र प्रदेश जो था, अब वो स्टेट डिक्लेयर तो हो ही गया था 1953 में। और फजल अली कमीशन के आने के बाद टोटल 14 स्टेट्स ऐसी बनती हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे थी। अलॉन्ग विद दिस यूटीज़ कितनी बनी थी? तो लगभग 6 यूटीज़ थी ऐसी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनती हैं फजल अली कमीशन आने के बाद। अब क्या था, एक अमेंडमेंट भी करा गया, अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी था। दैट वाज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कह दिया गया कि हाँ जी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जिसमें बोल दिया कि हाँ जी, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स को बना सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन थे। सबसे पहले हमने देखा एस.के. धर कमीशन, दूसरा हमने देखा जे.वी.पी. कमीशन, कमेटी भी बोल सकते हो, और तीसरे पे हमने देखा दैट इज़
फजल अली कमीशन, जिसके तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है और जिसमें अलाउ कर दिया जाता है कि स्टेट्स कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब हम चलेंगे टुवर्ड द जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं? तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इंडिया की कोऑपरेशन करी जाती है, उसी के बेसिस पे बना दी गई कुछ जोनल काउंसिल्स। जोन डिसाइड कर ली गई, उसमें 1 और 2, 3, 4, 5 कितनी भी स्टेट्स ऐड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है दिल्ली वाली, उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। मतलब नॉर्थ पोर्शन की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, तो जितने भी स्टेट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, हरियाणा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ गया, पंजाब आ गया, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर आ गया, राजस्थान रीजन आ गया, दिल्ली वाला दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCT, और साथ में यूटी ऑफ चंडीगढ़। ये सारी बना दी हमने जोन 1, ठीक है, नॉर्दर्न काउंसिल, जोनल काउंसिल। मान लो कहीं पे कोऑपरेशन चाहिए NCT को, तो साइड वाले जो स्टेट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए ये जोनल काउंसिल्स बनाए गए। फिर आती है सेंट्रल जोनल काउंसिल, प्रयागराज भी जिसे बोल देते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? अब सेंटर वाले एरिया की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये एक तो आ जाएगा आपका यहाँ वाला एरिया, दैट इज़ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आ गया, साथ में उत्तर प्रदेश, एक आ जाएगा मध्य प्रदेश, और अलॉन्ग विद दिस ये बन गई आपकी टोटल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बन गई आपकी जोनल 2, सेंट्रल जोनल काउंसिल जिसको बोलते हैं। वैसे ही ईस्टर्न जोनल काउंसिल हैं जिसके हेडक्वार्टर मेनली एट कोलकाता, ये हेडक्वार्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे जोनल जो नदरन वाली बनी उसकी दिल्ली है, सेंट्रल जोनल काउंसिल प्रयागराज है उसका हेडक्वार्टर। वैसे ही ईस्टर्न जोनल काउंसिल ये आपकी ईस्टर्न साइड पे बनेगा, कोलकाता वाला रीजन। अब यहाँ पे साइड के जितने भी थे, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, सिक्किम आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, और अलॉन्ग विद दिस कोलकाता तो है ही जो मेन हेडक्वार्टर है। फिर आया वेस्टर्न जोनल काउंसिल, मतलब वेस्ट वाली साइड हमें जाना पड़ेगा, ये वाली सारी टेरिटरी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये गोवा आ जाएगा, जो यूटी तो बना था 1961 में और 1987 में जाके स्टेट बना था। यहाँ पे गुजरात आ गया, ये वाला एरिया, ठीक है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ये नहीं आएगा, महाराष्ट्र आ गया, जिन दोनों की फॉर्मेशन 1960 में हुई थी। दादर एंड नागर हवेली आ गई, 1961 में फॉर्मेशन हुई थी। दमन एंड दीव हो गया, ठीक है, ये सारे फॉर्म हुए अंडर द वेस्टर्न जोनल काउंसिल, जिनके हेडक्वार्टर मुंबई में आ गए। फिर आ गया आपका सदर्न जोनल काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर रखे गए चेन्नई में। यहाँ पे आ गया एक तो असम, साथ में आ गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ था मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड। नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड सारी यहाँ पे कवर अप हो जाती है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंडर। तो शिलोंग इसके हेडक्वार्टर रखे गए। अच्छा, मैंने नॉर्थ ईस्ट के बता दिए पहले, सदर्न के भी देख लो दोबारा से। तो सदर्न वाले की तो बना दी हमने चेन्नई हेडक्वार्टर, और इसके साइड में आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटका वाला रीजन, तमिलनाडु पूरा, और यूटी ऑफ पुडुचेरी, ये सारे इंक्लूड कर दिए गए अंडर द सदर्न जोनल काउंसिल। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको बाइफर्केट कर दिया जाता है 2 यूटीज़ के अंदर, JNK, और साथ में थी यूटी ऑफ लद्दाख। किस आर्टिकल के रिमूवल पे? तो आर्टिकल 370 का रिपल्यूशन कर दिया गया, रिमूवल कर दिया गया ऑन 31 अक्टूबर 2019। यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया ऑन 26 जनवरी 2020, इनको मर्ज करा गया और इनकी कैपिटल बना दी गई दमन। यूटीज़ आज के टाइम की अगर बात करें तो टोटल 8 मिल जाएंगी। कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ गोइंग टू बी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली और साथ में दमन एंड दीव, दमन एंड दीव की इन दोनों की कैपिटल आ जाएगी दमन, क्योंकि मर्ज कर दिया इनको ईयर 2020 में। फिर आ गया दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। और लक्षद्वीप की बात करें तो कावारती इज़ द कैपिटल। लक्षद्वीप कहाँ पे मिलेगा आपको? इंडिया में चले जाओ, अरेबियन सागर है, यहाँ पे आपको बिल्कुल लक्षद्वीप के आइलैंड्स मिल जाएंगे। फिर है आपका पुडुचेरी, ये आपको मिलेगा ऑन द ईस्टर्न साइड। पुडुचेरी की कैपिटल इस पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर आ गई। लद्दाख की कैपिटल ले आ गई। ये दोनों आ जाएंगे आपके कब रिमूवल हुआ था? आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ था, और जिसकी वजह से एडिशन हो जाती है इन 2 यूटीज़ की, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। अब ये तो होगी आपकी जोनल काउंसिल और कौन कौन से यूटीज़ बने। अब देखते हैं कुछ आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 239A और 239AA। स्पेशल प्रोविजंस हैं इनमें एडेड आपके यूटीज़ को लेके। जैसे 1962 में आर्टिकल 239A को ऐड करा गया था बाय 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1962 में क्या बोला गया?
इसको क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि पार्लियामेंट को ये पावर दे दी जा सके कि वो लेजिस्लेचर बना सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं कुछ यूटीज़ के लिए, अंडर विच आर्टिकल 239A फॉर पुडुचेरी एंड आर्टिकल 239AA इसको 69th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा था। ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। क्या बोला, दोबारा से देख लो, पहले तो अमेंडमेंट ही याद रख लो। जो आर्टिकल 239A है, पहले जहाँ पे सिंगल ए है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद डबल ए वाले को देखते हैं। तो पहले तो अमेंडमेंट याद करो। आर्टिकल 239A की अमेंडमेंट है 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर है 1962, ठीक है। और 239AA के अंदर भी क्या है, यूटीज़ के लेके ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगी, पर अमेंडमेंट कौन सी है, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर आ जाएगा आपका 1992। 239A कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर उनको लेजिस्लेचर बनाना है, लॉ मेकिंग बॉडी बनानी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने हैं यूटी ऑफ पुडुचेरी के लिए, तो पुडुचेरी के लिए लाया गया आर्टिकल 239A किस अमेंडमेंट के तहत, 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। फिर उसके बाद लाया गया आर्टिकल 239AA 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत, जिसके तहत पार्लियामेंट को बोल दिया गया कि स्पेशल प्रोविजंस दे दिए जाएं यूटी ऑफ दिल्ली को, और इसको रिनेम कर दिया गया एनसीटी में, दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसी के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रोवाइड करी गई ताकि लॉज बनाए जा सके, और उनको रख दिया गया स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये कहाँ पे मेंशन्ड है, हमारे शेड्यूल 7, जहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें आई थी। तो एक तो यूनियन लिस्ट थी, दूसरी स्टेट लिस्ट थी, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट थी लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन के साथ। और पुडुचेरी 1963 में, एनसीटी ऑफ दिल्ली 1991 में, रिसेंटली यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कार्व आउट करी गई 2019 के अंदर। तो 3 ही ऐसी यूटीज़ हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं और जिनको सीट अलॉटमेंट हो रखी है काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, यानी कि राज्यसभा के अंदर, अंडर द शेड्यूल 4। अब यहाँ पे शेड्यूल्स भी देख ही लो, बार बार शेड्यूल आ रहे हैं तो इनको भी कर ही लेते हैं। तो शेड्यूल्स को हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। बहुत पुरानी ट्रिक है, मतलब 1990s से ये ट्रिक चलती आ रही है, बहुत पुरानी है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या मतलब है, पहला जो शेड्यूल 1 है आपका, इट टॉक्स अबाउट द टेरिटरीज आ जाएंगी इंडिया के बारे में। शेड्यूल 2 में आप देखोगे इमोल्यूमेंट्स, सैलरी एंड ऑल जो है आपका, वो कहाँ पे मेंशन होता है, शेड्यूल 2 के अंदर। शेड्यूल 3 में आएंगी अफर्मेशन और साथ में ओथ, जो शपथ में बिलीव नहीं करता, ओथ में बिलीव नहीं करता, उनसे अफर्मेशन दिलवा दी जाती है। आर से बनेगा यहाँ पे शेड्यूल नंबर 4, दैट इज़ सीट्स ऑफ राज्यसभा, जिनकी अभी हमने बात करी, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा की सीट्स को ही हम काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट्स भी बोल सकते हैं। शेड्यूल 5 में आएगा हमारे पास एस से, यानी कि शेड्यूल एरियाज़ के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं। टोटल अभी इसमें 10 स्टेट्स हैं। शेड्यूल 6 के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे बात करी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, अदर शेड्यूल एरियाज़। 4 स्टेट्स आती हैं, ATM स्क्वायर से आप याद रखोगे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो यहाँ पे असम आ जाएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा और मिज़ोरम आएगा। शेड्यूल नंबर 7 में अगर देखोगे तो फेडरल स्ट्रक्चर मेंशन करा गया है, जिसके तहत 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर कंट्रोल सेंटर का रहेगा, स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर कंट्रोल स्टेट का रहेगा, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉज बनाएंगे, पर जो मेन हैंड रहेगा वो सेंटर का रहेगा। और एक और लिस्ट होती है मिसलेनियस या फिर रेजिड्यूअरी पावर्स की, जिसमें ज़्यादा कंट्रोल सेंटर ही देखता है। फिर वैसे ही शेड्यूल 8 आता है आपका, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो टोटल अभी आपको मिलती हैं इसमें 22। शेड्यूल 9 ये बाद में ऐड करा गया था, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12। शेड्यूल 9 में आए आपके लैंड रिफॉर्म्स, और शेड्यूल 10 के अंदर अगर देखोगे तो एंटी डिफेक्शन आया, दल बदल करते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए लाया गया था। और शेड्यूल 11 अगर देखोगे तो पंचायत ऐड करी गई, पंचायत PM बोला था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड करा गया था। और शेड्यूल 12 देखोगे अगर तो उसमें ऐड कर दी गई म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये 12 शेड्यूल हैं जिनको आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रख सकते हो। अभी डिटेल में आएंगे ये शेड्यूल, जस्ट आइडिया रख लिया हमने क्योंकि बार बार इनका मेंशन करा जाएगा। तो जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट होगी दैट हैज़ बीन डिमांडिंग कंप्लीट स्टेटहुड, पर दिक्कत क्या है कि एक तो कैपिटल है और हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिगिटी रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कि 3 टायर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के कैसे यहाँ पे फुलफिल करे जाएँ, सेंटर, स्टेट
और पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, 3 टायर स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन कर दी जाती है पावर की। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम सारी डेट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।